हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक बार फिर से हम करंट अफेयर सीरीज के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत हुए हैं। इसके अलावा अगर आपने जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स नहीं कवर किया है क्योंकि हमारे चैनल पर आपको उसकी वीडियोस नहीं दिख रही होंगी, तो आप उसके लिए YouTube के कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करिए। एटलीस्ट आपको उसकी पीडीएफ जरूर मिल जाएगी। कमेंट करने पर ही पीडीएफ मिलेगी, इसलिए आपको कमेंट जरूर करना है। अगर आप चाहते हैं उसकी पीडीएफ तो आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्योंकि आप सभी को पता है जितने लोग प्रीवियसली जुड़े हुए हैं और जो नए लोग देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या चीजें पूछी जाती हैं, यही सारे करंट अफेयर्स को ही बस कवर किया जाता है, जिससे आप चीजें आसानी से लंबे समय तक याद रख सकें। इसके अलावा ये पूरी सीरीज आपको एमपीपीएससी, एसएससी पुलिस एग्जाम या अदर रेलवे एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाली है, तो आप जरूर देखें इस सीरीज को और इस सीरीज से आप लगातार जुड़े रहें। फिलहाल बात करते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको डेली टू डेली अपडेट्स मिलती रहे और साथ-साथ आप चाहें तो अपने दोस्तों तक इस सेशन को शेयर कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और वो है फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। फर्स्ट न्यूज़ है हमारी 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट्स अपलोड किया था। अगर आप शॉर्ट्स से अपडेट रहते हैं तो आपको ये वाली चीजें ऑलरेडी पता चलती रहेंगी, है ना? और उसी की डिटेल इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर्स के लेक्चर्स में देखने वाले हैं। फिलहाल बात करते हैं 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इसका आयोजन यानी कि आपसे पूछ लिया जाए इसका वेन्यू कहाँ था, तो इसका वेन्यू था तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया। इसके अलावा पहली बार फर्स्ट टाइम किस खेल को इंट्रोड्यूस किया गया, तो पहली बार स्क्वैश नाम के खेल को इंट्रोड्यूस किया गया। एज इट इज इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले भी यही ध्यान रखेंगे, स्क्वैश नाम के खेल को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया गेम्स, इंडिया यूथ गेम्स, जो कि तमिलनाडु में आयोजित किया गया। तो एज इट इज ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें इसके शुभंकर के बारे में, तो इसका इसका शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर शुभंकर था, इसका शुभंकर आपको ध्यान रखना है वीरा मंगई, वीर मंगई, मंगई वेलु नचियार। ठीक है, एज इट इज ये तीनों बातें आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, तो फर्स्ट टाइटल किसने जीता है, तो इसका क्योंकि ये कंक्लूड हो चुका है 31 ऑफ जनवरी को ये कंक्लूड हो चुका है, तो पहला टाइटल जीता है महाराष्ट्र राज्य ने। महाराष्ट्र राज्य ने, एज इट इज आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए। सेकंड टाइटल किसने जीता है, तो सेकंड रैंक रही है तमिलनाडु की, और थर्ड रैंक की अगर हम लोग बात करें तो वो है हरियाणा राज्य की। जो लोग मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं या किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनको सिर्फ इतना करना है कि उनको अपने राज्य की रैंक जरूर देख लेनी है एक बार। ठीक है, अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की रैंक रही है 14th नंबर की, एज इट इज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 14th रैंक रही है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो वेन्यू तमिलनाडु, पहली बार स्क्वैश खेल को इंट्रोड्यूस किया गया, शुभंकर इसका वीर मंगई था। इसके अलावा फर्स्ट रैंक महाराष्ट्र ने जीती, सेकंड रैंक तमिलनाडु और थर्ड रैंक हरियाणा और मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उनको पता होनी चाहिए यहाँ पर इनकी रैंक रही है, मध्य प्रदेश की रैंक रही है 14th। अगर बात करें टोटल कितने मेडल्स मध्य प्रदेश ने जीते हैं, तो टोटल 30 मेडल मध्य प्रदेश ने जीते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। यही सारी बातें आपको यहाँ पर स्लाइड में भी मिल जाएंगी, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए, जैसा कि आपने देखा, महाराष्ट्र ने 57 पदक, 48 रजत और 53 कांस्य पदक के साथ उनका यह चौथा खिताब था। तो फोर्थ टाइम महाराष्ट्र ने यह खिताब हासिल किया है। इसका शुभंकर वीरामंगई वेलु नचियार, एज इट इज ध्यान रखना है। वेलु नचियार कौन थी, तो रानी वेलु नचियार भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ने वाली पहली रानी थी। इसके अलावा तमिल लोग उन्हें वीर मंगई के नाम से जानते हैं। छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 19 से 31 जनवरी तक तमिलनाडु में आयोजित किया गया। 4 शहर चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर, और स्क्वैश को पहली बार इन खेलों में शामिल किया गया। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा बात करें इनकी विजेताओं की सूची की, तो पहला संस्करण जो इसका हुआ 2018 में हुआ, पहला संस्करण, और उसे हरियाणा राज्य ने जीता था। इसके अलावा 2019 में महाराष्ट्र ने, और उसके बाद 2020 में फिर से महाराष्ट्र, उसके बाद 2021 में हरियाणा और 2022 में महाराष्ट्र, और फिर से 2023 में महाराष्ट्र ने ये खिताब हासिल किया है। महाराष्ट्र ने ये खिताब हासिल किया है। एज इट इज इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। फिलहाल बात करते हैं रिसेंटली यानी प्रीवियस न्यूज को एक बार रिकैप करते हैं। ये न्यूज जो है ये दिसंबर की न्यूज है, और दिसंबर के करंट अफेयर्स में हमने ऑलरेडी उसे कवर किया। अगर आपने नहीं देखा हो वो लेक्चर, तो आप वो लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि दिसंबर के करंट अफेयर्स को हमने सिर्फ 2 लेक्चर में कंक्लूड किया है, यानी 15-15 दिन के करंट अफेयर्स के साथ हम प्रस्तुत हुए थे। ठीक है, तो उसकी बात करें अगर, तो वहां पर
पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था और इसका शुभंकर था उज्ज्वला यानी छोटी गौरैया। हरियाणा ने पहली रैंक हासिल की, सेकंड रैंक उत्तर प्रदेश और थर्ड रैंक तमिलनाडु की थी। एज इट इज ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है। बात करें इसकी मेडल टैली के बारे में, यानी कि सिक्स्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के जो कंक्लूड हुए, उसमें महाराष्ट्र में, जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट रैंक, तमिलनाडु ने सेकंड और थर्ड हरियाणा। ऑलरेडी हमने ये कवर कर लिया है और अभी कवर कर लिया। और 14th रैंक मैंने आपको बताया अभी मध्य प्रदेश की, 6 12 12 यानी 6 गोल्ड, 12 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। एज इट इज इंपॉर्टेंट है। किसी भी बात में आपको डाउट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। फिलहाल अगर आप किसी भी स्टेट, आप अपने स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप उनकी रैंक जरूर देख लें, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख लॉन्च लोगो एंड मैस्कट फॉर फोर्थ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024। फोर्थ खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया जा रहा है, तो आपसे पूछ लिया जाए इसका आयोजन कहाँ होगा, तो इसका आयोजन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में इसका आयोजन किया जाएगा, और लद्दाख में इसका आयोजन किया जाएगा। पहली बात ये ध्यान रखनी है, कौन सा एडिशन है, तो ध्यान रखना है फोर्थ। इसका मैस्कॉट किसने लॉन्च किया है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिनका नाम आपको ध्यान रखना है एज इट इज, जिनका नाम है मनोज सिन्हा। इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख, जिनका नाम है बीडी मिश्रा, डॉक्टर बीडी मिश्रा। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा बात करें इसका शुभंकर क्या रहेगा, तो इसका मैस्कट यानी शुभंकर होने वाला है स्नो लेपर्ड, जिनकी इमेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्नो लेपर्ड जिन्हें शीन ए शी यानी शान भी कहा जाता है। ये हिमालयन की नेचुरल हेरिटेज इन्हें कहा जाता है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। बेहद सिंपल है, आपको इनका मैस्कट ध्यान रखना है और कहाँ आयोजन इसका किया जाने वाला है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इसका आयोजन किया जाने वाला है। फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, यानी कि जिनका नाम आप सभी को पता है, द्रौपदी मुर्मू जी ने नॉमिनेट किया है श्री सतनाम सिंह संधू को एज अ राज्यसभा मेंबर। बात करें सतनाम सिंह संधू कौन है, तो सतनाम सिंह संधू, जिनकी इमेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, मैं और अच्छे से आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। ये जो सतनाम सिंह संधू जी हैं, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक और चांसलर हैं, ठीक है। आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80 के अनुसार 12 सदस्यों को कला, साहित्य, शिक्षा और सामाजिक सेवा में उनके योगदान के लिए 6 साल के कार्यकाल के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामांकित किया जाता है। आप सभी को पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा मेंबर नियुक्त करती है 12 लोगों को नॉमिनेशन के थ्रू, है ना। 12 लोगों को नॉमिनेट करके नॉमिनेट किसके द्वारा किए जाते हैं, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ये वाली बात आप सभी को पता है, और अगर नहीं पता है तो अब पता चल गई, है ना। ध्यान रखना है, 12 लोगों को नॉमिनेट करती हैं कौन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, या कोई भी राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा। इसके अलावा किस क्षेत्र से वो बिलोंग करने चाहिए, तो वो क्षेत्र बेहद इंपॉर्टेंट है। अगली बार एग्जाम में या कई बार एग्जाम में या पीएससी जैसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्या है, कला, साहित्य, शिक्षा और सामाजिक सेवा। एज इट इज ध्यान रखना है, आर्ट, लिटरेचर, एजुकेशन एंड सोशल सर्विस। मैं वो चारों फील्ड आपको लिख देता हूं, आर्ट लिटरेचर, लिटरेचर, एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन एंड सोशल सर्विस में उनके अभूतपूर्व या बेहतर योगदान के लिए उन्हें 6 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। ध्यान रखना है, 6 साल के लिए। आपसे पूछ लिया जाए कितने वर्ष का कार्यकाल, तो 6 साल का के लिए नॉमिनेट किया जाता है ना। तो मुझे उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, इसका वर्णन या इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन कहां पर है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 80 यानी कि आर्टिकल 80 में इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। तो ये आर्टिकल भी आपको ध्यान रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है। जितनी चीजें हैं सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इसका जो रॉ फैक्ट है ना या स्टैटिक इंफॉर्मेशन है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको इसके साथ, यानी सतनाम सिंह संधू एज अ राज्यसभा मेंबर अपॉइंट हुए, इसके अलावा इनकी इसकी जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है वो आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है। चलिए फिलहाल बात करते हैं जिन लोगों को लग रहा है कि इंग्लिश में ये सारी चीजें, ये कंटेंट उपलब्ध नहीं है, तो इसका भी कंटेंट यहाँ पर इंग्लिश में मौजूद है। आप सभी को वो सारी चीजें पीडीएफ में देखने को जरूर मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली कांग्रेचुलेशन दी है मिस्टर अजोली अजोमानी एज बीइंग री इलेक्टेड एज कोमोरोस प्रेसिडेंट। अगर हम लोग बात करें कोमोरोस के प्रेसिडेंट फिर से कौन बन गए हैं, तो कोमोरोस कोमोरोस के प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट जिनका नाम और जिनकी इमेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिनका नाम है मिस्टर अज़ाली, मिस्टर अज़ाली। मैं सिर्फ अज़ाली लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपको पूरा नाम देखने को मिल ही रहा है, ठीक है। कोमोरोस के बारे में अगर बात करें तो ये एक अफ्रीकन, आप ऐसा कहें अफ्रीकन, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये एक आइलैंड कंट्री है, ये एक आइलैंड कंट्री है, ये वाली बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अब बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विजन सागर इनिशिएटिव इनके साथ लॉन्च किया गया है, इनके साथ पार्टनरशिप की है, इंडिया और अफ्रीका की पार्टनरशिप है विजन सागर। विजन सागर क्या है? तो विजन सागर एक इनिशिएटिव है जिसे लॉन्च किया गया 12 मार्च 2015 में, जिसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इज इंडियाज मैरीटाइम कोऑपरेशन डॉक्ट्राइन इन इंडियन ओशन रीजन। तो बात करें भारत का जो समुद्री क्षेत्र है या स्पेशली हिंद महासागर वाला जो क्षेत्र है, वहां पर सिक्योरिटी और ग्रोथ को डेवलप करने के लिए विजन सागर लॉन्च किया गया था। ध्यान रखना है एज इट इज इंपॉर्टेंट कि सागर का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 12 मार्च 2015 को लॉन्च किया गया था। क्या हुआ, क्या इनिशिएटिव है या इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जो मैरीटाइम कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, यानी इस स्पेशली इंडियन ओशन रीजन में, यानी हिंद महासागर वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र पे सिक्योरिटी और ग्रोथ दोनों को डेवलप करना, यानी सुरक्षा भी इंश्योर करना, इसके अलावा ग्रोथ यानी डेवलपमेंट भी वहां का करना। क्योंकि ये जो आइलैंड कंट्री है बहुत छोटी है, मैं आप सभी को दिखाऊंगा वो वर्ल्ड मैप में भी आप देख सकते हैं। ये देखिए कोमोरोस बहुत छोटा है, बहुत छोटी आइलैंड कंट्री है, इसका डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से कभी-कभी नहीं हो पाता है। ऐसी छोटी-छोटी आइलैंड कंट्रीज का, जैसे आप इंडिया में सुनते हैं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का नाम अब आपने ज्यादा सुना, लेकिन है तो ये बहुत समय से ना। लक्षद्वीप में अगर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फोटो नहीं खिंचवाते तो आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ इसे एज अ इंडिया का पार्ट मानकर छोड़ देते। आज तक आपने कभी एक्सप्लोर नहीं किया होगा या किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया होगा कि लक्षद्वीप में है क्या-क्या चीज़। सिर्फ कैपिटल उसकी याद रख लेते हैं या वो अपने इंडिया का हिस्सा है, सिर्फ इतना जान रहे हैं। एक आइलैंड ऐसा यूनियन टेरिटरी है, आप इस तरह से ध्यान रखते हैं, ठीक है? लेकिन उसके बारे में आप बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं रखते। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्षद्वीप विजिट किया है, तब से उसका जो एक्सप्लोरेशन है वो बहुत बढ़ गया है। दुनिया भर से लोग उस पर सर्च कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस तरह का है और किस तरह से दिखता है। क्यों? क्योंकि उसका एक्सप्लोरेशन बढ़ा तो उसकी डिमांड बढ़ गई, और उसकी डिमांड बढ़ी तो वहाँ पर अब जो डेवलपमेंटल वर्क है वो बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। इसी तरह से जो ईस्ट अफ्रीका है ना, अफ्रीका के ईस्टर्न हिस्से पे आप देखेंगे कोमोरोस आइलैंड के बारे में। कोमोरोस आइलैंड के प्रेसिडेंट आप सभी को पता चल गया है, अज़ौली साहब हैं। और ये जो कंट्री है यहाँ पर बेहतर बहुत तेजी से डेवलपमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर लगभग 8 लाख बस जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है ना? इस वजह से डेवलपमेंट करने के लिए और साथ ही साथ सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ये पर्टिकुलर विजन सागर लॉन्च किया गया है। तो विजन सागर किन के लिए है, किन देशों के लिए है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है विजन सागर। विजन सागर नाम का जो इनिशिएटिव है, ये सभी इंडियन ओशन में मौजूद जितने भी आइलैंड कंट्रीज हैं, उन सभी के साथ ये लॉन्च किया गया है, ठीक है? इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें इसके फुल फॉर्म की, तो फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। इसकी कैपिटल की बात करते हैं, मोरोनी इस कैपिटल है और करेंसी इसकी है कोमोरियन फ्रैंक। एज़ इट इज़ ये एक स्टैटिक फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। मोरोनी कैपिटल है और करेंसी है कोमोरियन फ्रैंक। एज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट है। मुझे उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, और आप वर्ल्ड मैप में ज़रूर देखिएगा कोमोरोस कहाँ है, ठीक है? एज़ इट इज़ आप जब देखेंगे तब आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी कि यहाँ पर इसके बगल में ये मोज़ाम्बिक चैनल है। मोज़ाम्बिक चैनल के पास आपको ये लोकेशन आपको दिख जाएगी। चलिए, फिलहाल बात करते हैं एक नई रिपोर्ट के बारे में। एक नई रिपोर्ट आई जिसे पब्लिश की है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिनका नाम है भूपेंद्र यादव, जिन्होंने ये रिपोर्ट दी स्नो लेपर्ड के बारे में। स्नो लेपर्ड, बात किसकी हो रही है? स्नो लेपर्ड के बारे में। यानी कि आप हिंदी में कहें तो हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ, हिम तेंदुओं की संख्या क्या हो चुकी है? तो हिम तेंदुओं की संख्या भारत में कितनी हो गई है, इसके बारे में एक रिपोर्ट दी, जिसमें बताया गया 718 हिम तेंदुए भारत में अब वर्तमान में हैं। एज़ इट इज़ इतना ही ध्यान रखना है आपको इस पूरी स्लाइड में कि ये रिपोर्ट किसने दी है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट,
फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है? पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे, भूपेंद्र यादव साहब, इन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश की है। और करंटली हिम तेंदुओं की संख्या भारत में कितनी है? वो है 718 एज़ इट इज़, ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए, बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंडिया रैंक्स 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी कौन करता है? तो पहली बात तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा ये रिलीज किया जाता है। किन लेवल्स पर ये रिलीज किया जाता है? तो कहां पर किस तरीके की ट्रांसपेरेंसी है, इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी है, यानी किस देश में जो पूरा सिस्टम है, पूरा स्ट्रक्चर है, कितना ट्रांसपेरेंट है और कितना अकाउंटेबल है, ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए पर्टिकुलर ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। करप्शन किस लेवल का है, इस परसेप्शन को भी उस पर ध्यान रखा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी कंट्री में अकाउंटेबिलिटी बहुत कम है, साथ ही साथ वहां की गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, वो ट्रांसपेरेंट इतना नहीं है। तो उस परसेप्शन को ध्यान में रखते हुए एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स तैयार किया जाता है। करप्शन यानी भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार किस देश में कितना ज्यादा है, इस पर ये रिपोर्ट कौन देता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की एक संस्था ये रिपोर्ट जारी करती है। भारत की रैंक क्या है? तो आपसे पूछ लिया जाए भारत की रैंक क्या है इसमें, तो इनके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में भारत की रैंक 93rd बताई गई है। 93rd बताई गई है, 93 रैंक। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें आपके पड़ोसी देशों की रैंक क्या रही है, तो पाकिस्तान की रैंक 133 है और श्रीलंका 115, बांग्लादेश 149 और चाइना 76। यानी चाइना की जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में में पोजीशन है, वो पोजीशन हमसे बेहतर है। अगर टॉप 3 कंट्रीज के बारे में बात करें, तो टॉप 3 कंट्रीज में डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड शामिल होते हैं। तो पहली रैंक किसकी है? आपसे पूछ लिया जाए, पहली रैंक है डेनमार्क की, सेकंड रैंक आपको ध्यान रखनी है फिनलैंड की और थर्ड रैंक आप सभी को ध्यान रखनी है, वो है न्यूजीलैंड की। क्या-क्या चीजें इंपॉर्टेंट है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को देखकर कौन से देश की गवर्नमेंट कितनी करप्शन फ्री है, कितना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, कितने अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, ऐसी सारी चीजों को ध्यान में रख के ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। और इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, रिलीज कौन करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की एक संस्था रिलीज करती है, जिसमें भारत की रैंक 2023 में क्या बताई गई? 93rd बताई गई टोटल आउट ऑफ 180 कंट्रीज में। फर्स्ट रैंक है डेनमार्क, सेकंड है फिनलैंड और थर्ड है न्यूजीलैंड। एज इट इज ध्यान रखना है। चलिए, बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने एड्रेस किया है जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस, यानी लोकसभा एंड राज्यसभा। यहाँ पर इमेज में आपको देखने को मिल जाएगा एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़, और यहाँ पर लोकसभा के स्पीकर जिनका नाम क्या है? बिरला साहब। ठीक है। तो यहाँ पर जॉइंट सिटिंग रखी गई और प्रेसिडेंट ने पहली बार एड्रेस किया है जब से उन्होंने ये पद संभाला है। केंद्रीय बजट से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जुलाई 2022 में पद संभालने के बाद पहली बार संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित किया है। एज इट इज इंपॉर्टेंट है। और ये किस आर्टिकल में मेंशन है कि प्रेसिडेंट एक स्पेशल ओकेजन में एड्रेस करते हैं जॉइंट सिटिंग को, यानी जॉइंट बैठक बुलाते हैं, आप ऐसा कहें संयुक्त बैठक बुलाते हैं प्रेसिडेंट साहब और उसे एड्रेस करती हैं। किस आर्टिकल में मेंशन है स्पेशली, तो ध्यान रखना है आर्टिकल नंबर 87। बेहद इंपॉर्टेंट है पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि करंट की न्यूज में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 87 आर्टिकल 87 जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस एड्रेसेस बाय द प्रेसिडेंट एज इट इज इंपॉर्टेंट है। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा ये कब-कब संबोधित करते हैं, यानी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कब-कब जॉइंट हाउसेस को अ, या दोनों हाउसेस में की जॉइंट सेटिंग बुलाते हैं, तो पहले आम चुनाव के बाद नई विधायिका के उद्घाटन सत्र को, यानी कि जैसे ही लोकसभा के इलेक्शन खत्म होते हैं, उसके बाद जो पहली बैठक होती है, उसपे प्रेसिडेंट क्या करते हैं? एड्रेस करते हैं। इसके अलावा दूसरा कब एड्रेस करते हैं? तो दूसरा संसद की पहली बैठक को संबोधित करना। सिंपल सा है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। आम चुनाव के बाद नई विधायिका के उद्घाटन सत्र को संबोधित करना और दूसरा प्रत्येक वर्ष संसद की पहली बैठक को संबोधित करना, आपको एज़ इट इज़ ये ध्यान रखना है। इसके अलावा बजट सेशन से पहले भी, क्योंकि अब बजट सेशन चलने वाला है, तो बजट सेशन से पहले भी इनका संबोधन किया जाता है। तो बिल्कुल अभी क्योंकि 1 फरवरी से बजट सेशन की शुरुआत हो चुकी है, बजट सेशन की शुरुआत हो गई है, इस वजह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संयुक्त बैठक को संबोधित किया है। बात करें अगर संयुक्त बैठक के बारे में या बजट सेशन के बारे में, तो बजट सेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1 वर्ष में आमतौर पर 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। यानी कि आप ऐसा कहें 3 बार
जो हमारा पार्लियामेंट है, वो अलग-अलग तरीके से मीट अप करता है। पहली बार कब मीट करता है, तो साल में पहली बार बजट सेशन में मीट करता है, फरवरी से मई तक ये चलता है। इसके अलावा मॉनसून सेशन चलता है, जुलाई से सितंबर, विंटर सेशन चलता है, नवंबर टू दिसंबर। एज़ इट इज़ ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा यूनियन बजट जो होता है, इसे और क्या कहा जाता है, तो इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है, यानी केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है। बजट होता क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है? बिल्कुल सिंपल सा है। इसके बारे में भी बताया गया है। इसके बारे में आर्टिकल 112 यानी अनुच्छेद 112 में ये बताया गया है। 112 of the Constitution of India lays down that it is the statement of the estimated expenditure and receipt of government for a particular year. यानी एक साल में किसी विशेष वर्ष के लिए सरकार के अनुमानित व्यय यानी सरकार कितना खर्चा करने वाली है और कितना प्राप्त करने वाली है, इसका पूरा विवरण इस पर्टिकुलर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी यूनियन बजट में दिया होता है। यही सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर बात करें बजट को प्रेजेंट कब किया जाता है, तो 1 फरवरी से ये बजट प्रस्तुत किया जाता है। स्पेशली बात कर रहे हैं बजट सेशन की, ठीक है? 2017 में 92 साल पुरानी परंपरा तब टूटी जब रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया, यानी 2017 में रेल बजट को भी इसी बजट में शामिल कर लिया गया है 2017 से, ठीक है? क्या-क्या ध्यान रखना है? आर्टिकल 112 और इसके पहले मैंने आपको एक और आर्टिकल बताया, वो है आर्टिकल 87। इसके पहले और एक आर्टिकल बताया, वो है आर्टिकल 80। तीनों आर्टिकल को थोड़ा-सा रिकैप करते हैं। आर्टिकल 80 क्या कहता है? आर्टिकल 80 बात करता है नॉमिनेशन ऑफ द राज्यसभा मेंबर बाय द प्रेसिडेंट। कौन सी 4 फील्ड है, वो 4 फील्ड आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा 6 वर्ष के लिए उनका अपॉइंट किया जाता है, यानी नॉमिनेट किया जाता है 6 वर्ष के लिए। इसके अलावा दूसरा आर्टिकल आपको ध्यान रखना है 87। 87 में क्या है, तो 87 में जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस एड्रेसेस बाय द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सिंपल सा है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि और तीसरा तीसरा आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, वो है आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जहां पर यूनियन बजट के बारे में बताया गया है, यूनियन बजट के डिफिनेशन के बारे में बताया गया है। 112 नंबर ध्यान रखना है। यूनियन बजट जिसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, जिसमें एस्टिमेटेड सरकार की एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और रेसिट का पूरा ब्यौरा 1 साल का दिया होता है। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको डिटेल फॉर्म में समझ में आई होंगी। अगर किसी बात में किसी भी तरह का डाउट है, तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बिल्कुल फ्री हैं। आप ज़रूर कमेंट करके आप ज़रूर पूछिए। फिलहाल बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता चल गया है कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली अपॉइंट किया है एज़ अ मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। 16th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं, मैंने आपको दिसंबर के मंथ में इसके बारे में बताया था। जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है? उनका नाम है अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन 31/12/2023 में किया गया था। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाएगा, तो एज इट इज ध्यान रखना है अरविंद पनगड़िया, जो कि फॉर्मर वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग है ना, ध्यान रखना है। नीति आयोग के फॉर्मर वाइस चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इनके मेंबर्स कौन-कौन से हैं, तो इनके मेंबर्स का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अजय नारायण झा, दूसरा एनी जॉर्ज मैथ्यू और निरंजन राजाध्यक्ष। इसके अलावा ये तीनों फुल टाइम मेंबर हैं। इसके अलावा डॉक्टर सौम्या कांति घोष पार्ट टाइम मेंबर नियुक्त की गई हैं। एज इट इज इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? 16वें वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा इससे प्रश्न। फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष से ही प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है, तो चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है, आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आपको बताना है अरविंद पनगड़िया, अरविंद जी। इसके अलावा ये कौन थे? इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। फॉर्मर वाइस चेयरपर्सन, ध्यान रखना है, वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, ठीक है? नीति आयोग के बारे में आप सभी को पता है। मुझे उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, कई बार मैं बता चुका हूँ और अगर आपको नहीं पता हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं जय शाह। आप सभी को पता है जय शाह रीअपॉइंटेड एज़ एसीसी चेयरमैन ऑफ थर्ड सक्सेसिव ईयर यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन एक बार फिर से अपॉइंट कर दिए गए हैं जय शाह जी। तो जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल जय शाह के चेयरमैन नियुक्त हो चुके हैं। इनका नाम एज़ इट इज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी तरह के हमारे पूरे सेशन में, तो आप ज़रूर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और पूछिए। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स यानी पर्टिकुलरली इंस्टाग्राम स्टडी आपके साथ, टेलीग्राम स्टडी आपके साथ और फेसबुक में विष्णु मिश्रा को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है?
और वहाँ पर जाकर आप डेली अपडेट्स ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सारा सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है, तो आप यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। इसके अलावा आप चाहें तो उस सेशन को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय-बाय।